ऑफिस के अंदाज में सजे हुए कमरे में एक उधेड़ उम्र आदमी जिसने गहरे रंग का सूट पहना हुआ था वसी ऑफिस टेबल के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ था। उसके सर पर बाल नाम की कोई चीज नहीं थी, अलबत्ता साइडों पर बालों की झालरें सी मौजूद थीं। आंखों पर मोटे शीशों की ऐनक थी। मेज पर एक फाइल खुली हुई मौजूद थी और उस आदमी की नजरें उस फाइल पर जमी हुई थीं। यूं लगता था कि जैसे वो फाइल पढ़ने की बजाय आंखें खोले कुछ सोच रहा हो कि अचानक मेज पर पड़े हुए फोन की घंटी मुतरन्निम आवाज से गूंज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, विक्टर बोल रहा हूं, उसने गंभीर से लहजे में कहा। रसल बोल रहा हूं, 01 रसल। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। ओह, आप फरमाइए, विक्टर ने चौंकते हुए अंदाज में कहा। मेरी पार्टी आपसे सौदा कर सकती है, लेकिन एक शर्त है कि आप उस धात की कुछ मिकदार उन्हें पहले दें ताकि वो उसे चेक कर सकें। अगर वो दुरुस्त हुई तो आपको मुंह मांगा मुआवजा दिया जाएगा। दूसरी तरफ से कहा गया। तो आप ये समझते हैं कि मैं वहां से बेरिलियम निकाल लाया हूं और अब उस जखीरे को फरोख्त करना चाहता हूं, विक्टर ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, तो फिर आप किस बात के करोड़ों डॉलर्स तलब कर रहे हैं? रसल के लहजे में हैरत नुमाया थी। मैं वो मकाम बता सकता हूँ जहाँ जमीन में उस धात का जखीरा मौजूद है और बस, विक्टर ने जवाब दिया। कितना जखीरा है? रसल ने पूछा। इस बारे में मुझे मालूम नहीं, 1 ग्राम भी हो सकता है और 1000 टन भी, विक्टर ने जवाब दिया। इस सूरत में कोई सौदा नहीं हो सकता, सॉरी, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। है, उसे मालूम ही नहीं है कि यह धात किस कदर नायाब है, विक्टर ने कदरे गुस्सीले लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा और रिसीवर रखकर एक बार फिर सामने रखी हुई फाइल की तरफ मुतवज्जे हुआ। अभी वो फाइल की तरफ मुतवज्जे हुआ ही था कि फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। खामखा तंग कर रहा है, नॉनसेंस, विक्टर ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर हाथ बढ़ाकर उसने रिसीवर उठा लिया। यस, विक्टर बोल रहा हूँ, विक्टर ने तेज लहजे में कहा। थारसन बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी तो विक्टर चौंक पड़ा। तुम? कोई खास बात? विक्टर ने कहा। ये पूछना था कि तुमने सपाट किसी को फरोख्त तो नहीं कर दिया, दूसरी तरफ से कहा गया। नहीं, क्यों? विक्टर ने चौंक कर पूछा। मैंने हुकूमत रूसिया के एक आदमी ट्रेस किया है। अक्रेमिया की तरह रूसिया भी हर कीमत पर इस धात का खरीदार है। मैंने सोचा कि उससे मजीद बात करने से पहले तुमसे पूछ लूं कि कहीं तुम उसका सौदा तो नहीं कर चुके, थारसन ने कहा। नहीं, लेकिन इस एजेंट को अच्छी तरह समझा देना कि हमारे पास धात नहीं है और ना ही हम धात फरोख्त कर रहे हैं। हम तो उस सपाट की निशानदेही कर सकते हैं जहां यह धात मौजूद है, विक्टर ने कहा। मैं उसे तुम्हारे पास ले आता हूं, तुम उससे खुद बात कर लेना, थारसन ने कहा। मेरे ऑफिस में मत ले आना उसे। अगर हुकूमत एक्रेमिया के किसी एजेंट ने देख लिया तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। किसी होटल में स्पेशल रूम बुक करा लो, विक्टर ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें अभी फिर फोन करता हूं, थारसन ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो विक्टर ने भी रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन निसफ घंटे बाद फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो विक्टर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, विक्टर बोल रहा हूँ, विक्टर ने कहा। थारसन बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। कहाँ रूम बुक कराया है तुमने? विक्टर ने पूछा। पाम होटल में स्पेशल रूम नंबर 11, वहीं आ जाओ। मैं और रूसियाई एजेंट वहीं होंगे, थारसन ने जवाब देते हुए कहा। ओके, विक्टर ने कहा और फिर वो रिसीवर रखकर उठा और मुड़कर अगबी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर तकरीबन आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद वो पाम होटल पहुंच चुका था। स्पेशल रूम्स की कतार बाकी रूम से बिल्कुल अलग थी। ये रूम्स इसलिए स्पेशल कहलाते थे कि ये ना सिर्फ साउंड प्रूफ थे बल्कि उनमें ऐसी मशीनरी नस्ब थी कि अंदर होने वाली बातचीत किसी तरह भी बाहर से कैच न की जा सकती थी और ना ही अंदर कोई खुफिया कैमरा नस्ब किया जा सकता था। इसलिए कारोबारी सौदा करने वाले अफराद के लिए ये इंतहाई मुफीद थे। विक्टर रूम नंबर 11 के बंद दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गया और फिर उसने हाथ उठाकर दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला तो दरवाजे पर उसका दोस्त थारसन मौजूद था।
आओ, थारसन ने एक तरफ हटते हुए कहा तो विक्टर कमरे में दाखिल हुआ तो वो एक रूसियाई नजाद आदमी पहले से मौजूद था। ये हैं विक्टर और विक्टर ये हैं रूसियाई ज़ारूफ, थारसन ने दोनों का बहमी तारुफ कराते हुए कहा और फिर दोनों ने रस्मी फिकरात बोलकर रस्मी अंदाज में मुसाफिया किया और फिर मेज के गिर्द मौजूद कुर्सियों पर बैठ गए। थारसन ने दरवाजा बंद करके लॉक किया और फिर दीवार पर मौजूद स्विच बोर्ड पर चंद बटन प्रेस कर दिए और फिर एक अलमारी खोलकर उसने उसमें मौजूद शराब की बड़ी बोतल उठाई और उसे मेज पर रखकर उसने अलमारी से गिलास उठाकर मेज पर रखे और फिर बोतल खोलकर उसने गिलासों में शराब डाली और एक एक गिलास विक्टर और ज़ारूफ के सामने रखकर तीसरा गिलास उसने अपने सामने रख लिया। थारसन ने मुझे बताया है कि तुम्हारे पास बेरिलियम धात का जखीरा है और तुम उसे किसी हुकूमत को फिरोख्त करना चाहते हो, क्या ये दुरुस्त है? ज़ारूफ ने कहा। जखीरा मेरे पास या मेरी तहवील में नहीं है, बल्कि मैं उस सपाट का निशानदेही कर सकता हूँ जहाँ जमीन में बेरिलियम का जखीरा मौजूद है और उस सपाट की निशानदेही कराने की कीमत हम वसूल करेंगे, विक्टर ने कहा। कितना जखीरा है? ज़ारूफ ने पूछा। हमारे पास इस बारे में कोई इतला नहीं है, विक्टर ने कहा तो ज़ारूफ चौंक पड़ा। क्या मतलब? फिर सौदा कैसे होगा? ज़ारूफ ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं तुम्हें उसका पसे मंजर मुख्तसर तौर पर बताता हूँ, फिर ही तुम असल बात समझ सकोगे, विक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बताओ, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, ज़ारूफ ने कहा। पाकेशिया के एक माहिर मादनियात ने अपने तौर पर पाकेशिया में बेरिलियम धात का सुराग लगाया। उसने हुकूमत पाकेशिया को इतला दी, लेकिन हुकूमत ने उस पर कोई तवज्जो न दी, जबकि एक्रेमियन हुकूमत को इसकी इतला मिल गई। उन्होंने इस माहिर मादनियात को अगवा कराकर एक्रेमिया लाने की कोशिश की ताकि यहाँ उससे मालूमात हासिल की जा सकें, लेकिन वो अगवा न हो सका। तो हुकूमत ने फैसला किया कि वहीं पाकेशिया में ही उससे मालूमात हासिल की जाएं, और चूंकि वो बूढ़ा माहिर मादनियात बेहद जिद्दी आदमी था और उसके साथ साथ वो दिल का मरीज भी था, इसलिए उस पर तशद्दुद से वो हलाक भी हो सकता था। इसलिए ये फैसला किया गया कि मशीनरी के जरिए उसके लाशऊर से मालूमात हासिल की जाएं। उसके लिए मेरी सरबराही में टीम वहाँ गई। हमने मशीनरी के जरिए उसके जहन में मौजूद तमाम मालूमात हतमी तौर पर मालूम कर ली और उसके नतीजे में वो माहिर मादनियात हलाक हो गया। और चूंकि ये मालूमात मशीनरी के जरिए हासिल हुई थी, इसलिए मेरे अलावा और किसी को इन मालूमात के बारे में मालूम न हो सका। बेरिलियम धात का जखीरा दो जगहों पर मौजूद था। एक जगह जखीरा मौजूद है, लेकिन उस पाकेशियाई माहिर मादनियात के मुताबिक वहाँ ये धात इंतहाई नाकिस हालत में है, उससे वो काम नहीं लिया जा सकता जिसके लिए उसकी शोहरत है। जबकि दूसरी जगह खासा बड़ा जखीरा मौजूद है और इंतहाई साफ हालत में यह धात वहाँ मौजूद है। मैं चूंकि हुकूमत एक्रेमिया की तरफ से हायर किया गया था, लेकिन मुझे मेरी डिमांड के मुताबिक मुआवजा नहीं दिया गया था, इसलिए मैंने सोचा कि वो नाकिस जखीरे वाली जगह या सपाट हुकूमत एक्रेमिया को बताया जाए और ज्यादा और खालिस जखीरे को दूसरी सुपर पावर्स के पास खामोशी से फिरोख्त कर दिया जाए। चुनांचे मैंने हुकूमत को जो रिपोर्ट दी है वो सपाट नाकिस और कम मिकदार की धात वाला है, जबकि दूसरा सपाट जहां ज्यादा मिकदार और खालिस हालत में जखीरा मौजूद है वो मेरे पास महफूज है। और थारसन इस मामले में मेरा साथी है, क्योंकि मैं तो ऐसी धात को फिरोख्त करने के जराए नहीं रखता और ना ही मुझे पार्टियों का इल्म है, जबकि थारसन ये काम आसानी से कर सकता है क्योंकि ये हुकूमत एक्रेमिया के उस शोबे में रहा है जहां साइंसी धातों की खरीदो फरोख्त सरकारी तौर पर की जाती रही है, विक्टर ने तफसील से बात करते हुए कहा। उस माहिर मादनियात ने दूसरी जगह पर कितनी मिकदार की बात की थी? ज़ारूफ ने पूछा। उसके जहन में कोई हतमी मिकदार मौजूद नहीं थी, अलबत्ता खालिस, आला और ज्यादा धात उसके जहन में मौजूद थी, विक्टर ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, लेकिन सौदा करने के लिए तो कोई मिकदार तय करना होगी, वरना सौदा कैसे हो सकता है? ज़ारूफ ने कहा। आप हमारे साथ सिर्फ सपाट की निशानदेही का सौदा करें, धात कितनी निकलती है ये आपकी अपनी किस्मत। वैसे ये धात इस कदर महंगी है कि इसके चंद 100 ग्राम मिकदार भी बेपनाह कीमत रखती है, विक्टर ने कहा। लेकिन आप इस बात की जमानत देंगे कि वहां वाकई ये धात मौजूद है, क्योंकि खिला में एक्रेमिया और रूसिया समेत दीगर बड़े ममालिक के खिलाई सियारे मौजूद हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी बेरिलियम धात की मौजूदगी का पता नहीं दिया, ज़ारूफ ने कहा। इस बात का हमें इल्म नहीं है और ना हो सकता है। आप अगर चाहें तो सौदा करें और ना चाहें तो सौदा ना करें। हमने बहरहाल उसे फिरोख्त कर देना है।
پھر جو لے گا وہی فائدے میں رہے گا، وکٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ زاروف نے پوچھا۔ ہماری ڈیمانڈ $1,00,000 بلین ہے، اس سے $1 بھی کم نہیں ہوگا، وکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا ملے گا؟ زاروف نے کہا۔ 10%، وکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں کوشش کرتا ہوں، زاروف نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ کتنے دن لیں گے تاکہ ہم کسی اور سے بھی بات کر لیں؟ وکٹر نے کہا۔ صرف 1 ہفتہ۔ اس 1 ہفتے کے اندر معاملات یا تو حتمی طور پر طے ہو جائیں گے یا پھر معذرت کر لی جائے گی، زاروف نے کہا تو وکٹر نے اطمینان بھرے انداز میں اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گھر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔